हेलो बच्चों, आज हमारे अध्ययन का विषय है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत। मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और इसका जो मुख्य कारण ये है कि मौर्यों की स्थापना के बाद ही भारत में सही अर्थों में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई थी और जिस राजनीतिक एकता की स्थापना का आरंभ हर्यक वंशीय नरेशों ने आरंभ किया था, उसे मौर्यों ने पूरा किया था। दूसरा, इसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि मौर्यों के समय ही प्रशासनिक केंद्रीकरण का प्रयोग हमें देखने को मिलता है और इसके तहत उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से दक्षिण में कावेरी नदी तक का विस्तृत जो भाग है वो मौर्य साम्राज्य के अधीन सुसंगठित था और सुव्यवस्थित था। इसके अलावा मौर्य काल की जो तीसरी मुख्य विशेषता है कि यहाँ से हमें अपेक्षाकृत एक निश्चित तिथि क्रम का आरंभ मिलता है और हम इतिहास की एक सुदृढ़ धारा में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा मौर्य इतिहास को जानने के लिए हमारे पास इस समय की विपुल ऐतिहासिक सामग्री भी हमको प्राप्त होती है और जिसके कारण हम समकालीन इतिहास की श्रेष्ठ रचना कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं मौर्य इतिहास के स्रोतों की। तो मौर्य इतिहास के स्रोतों को हम मुख्य रूप से 6 भागों में बांट के उनका फिर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है अभिलेखीय प्रमाण, दूसरा है साहित्यिक ग्रंथ, विदेशी स्रोत, पुरातात्विक उत्खनन, कलात्मक अवशेष और मुद्राएं। और सबसे पहले हम लेते हैं अभिलेखीय साक्ष्यों की। तो अभिलेखीय साक्ष्यों में जो सबसे मुख्य जो स्थान है वो अशोक के अभिलेखों का है, जो कि तिथि से युक्त है। अशोक के जो अभिलेख हैं वो शिलाओं से, स्तंभों से, गुहाओं से हमें प्राप्त हुए हैं और अगर इनकी भाषा की बात की जाए तो ये प्राकृत भाषा में है और ये मुख्य रूप से 4 लिपियों में मिलते हैं: ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, आर्यमाइक लिपि और यूनानी लिपि। उसके जो अधिकांश जो अभिलेख हैं अशोक की वो ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन सहनबाजगढ़ी और मानसेरा ये जो दोनों अभिलेख हैं ये खरोष्ट लिपि में है, जबकि तक्षशिला और लमगान जो कि अफगानिस्तान से अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं ये अरेमाइक लिपि में है। जबकि कंधार से हमको जो अभिलेख मिला है उसमें यूनानी लिपि और अरेमाइक दोनों ही लिपियों का हमें आभास होता है। तो इस तरह से अशोक के जो अभिलेख हैं वो 4 लिपियों में मिलते हैं। अब हम उसके अभिलेखों को हम कुछ वर्गों में विभक्त करते हैं और सबसे पहले हम 14 बृहद शिलालेखों की बात करते हैं जो कि हमें निम्न स्थानों से मिले हैं और वो हैं शहनबाजगढ़ी और मानसेरा, ये दोनों ही पाकिस्तान में है। गिरनार जो कि जूनागढ़ गुजरात में है। सोपारा जो कि महाराष्ट्र से मिला है। कालसी जो कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। धौली और जौगढ़ ये दोनों ही शिलालेख हमको उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से एरीगुंडी जो कि कर्नूल आंध्र प्रदेश से हमको प्राप्त हुआ है। अब हम लघु शिलालेखों की बात करें तो ये संख्या में 2 हैं। प्रथम जो लघु शिलालेख है वह है रूपनाथ, सहसराम, वैराट, मास्की, गोवीमठ, पालकी गुंडूर, एरुगुंडी, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर से मिले हैं। जबकि जो द्वितीय लघु शिलालेख है वो 4 स्थानों से मिला है हमको, वो है गुर्जरा से, अहरूरा, पन गुडरिया, सारो मारो, राजुल मंडगिरी, सन्निति, बहापुर, नितूर और उदयगोलम से। अब हम बात करते हैं स्तंभ लेख की और ये स्तंभ लेख संख्या में 7 हैं और ये निम्न स्थानों से मिले हैं: दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, कौशाम्बी इलाहाबाद, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। दिल्ली जो टोपरा स्तंभ लेख है वहां से हमें अशोक के 7 अभिलेख मिलते हैं, जबकि अन्य स्थानों से हमें सिर्फ अशोक के 6 अभिलेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। लघु स्तंभ लेख में हम 3 लघु स्तंभ लेख हैं जो कि हमको सारनाथ से, सांची और कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं। लुम्बिनी और जो निगलवा का जो स्तंभ लेख है वो भी लघु स्तंभ लेख की श्रेणी में ही आते हैं। इसी प्रकार से इलाहाबाद से हमें रानी का स्तंभ लेख भी मिला है और इसको भी हम लघु स्तंभ लेख की श्रेणी में ही इसकी भी गणना की जाती है। बैराट शिलालेख, यह जो शिलालेख है ये राजस्थान के
बैराठ या विराट नामक जगह से प्राप्त हुआ है और ये बैराठ की पहाड़ी की चोटी से हमको मिला है और जो इस समय कलकत्ता संग्रहालय में हमको रखा हुआ मिलता है। इस अभिलेख से हमें अशोक के संदर्भ में जानकारी मिलती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था रखता था। इसके अलावा हमें पृथक कलिंग शिलालेख भी मिला है और ये जो मिले हैं हमें धौली और जोगढ़ से मिले हैं। इसके अलावा हम बात करें तो गुहा अभिलेखों के संदर्भ में, और ये गुफा अभिलेख या गुहा अभिलेख हमें बिहार में गया के पास बाराबर की जो पहाड़ियों है वहां से अशोक के 3 गुहा लेख मिले हैं और जिनमें इन गुहाओं को अशोक के द्वारा आजीवक जो संप्रदाय हैं उनके भिक्षुओं को दान में दिए जाने की हमको सूचना मिलती है। इसके अलावा हमें शक राजा रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से भी मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम उन साहित्यिक ग्रंथों के विषय में अध्ययन करते हैं जिनसे हमें कि मौर्य युग की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम बौद्ध ग्रंथों पर बात करते हैं और बौद्ध ग्रंथ हैं दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, मिलिंद पनो, महाबोधि वंश, महावंश टीका, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प। इनसे हमें मौर्य काल के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो जैन ग्रंथ हैं जिसमें कि भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन प्रमुख है। ब्राह्मण ग्रंथों में पुराण महत्वपूर्ण है, जबकि अगर हम अन्य साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कलहड़ की राजतरंगिणी, सोमदेव की कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की वृहद कथा मंजरी से भी हमें मौर्य इतिहास के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। साथ में ही हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मौर्य इतिहास की राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब हम विदेशी लेखकों के वृत्तांत के संदर्भ में बात करते हैं और जिसमें सबसे पहले आते हैं सिकंदर के अभियानों में उसके साथ जो इतिहासकार आए थे उनके वृत्तांतों के विषय में। तो उनमें 3 मुख्य हैं, नियारकर्स, एरिस्टोबुलस और ऑनेसिक्रेटिस। यद्यपि इनके जो ग्रंथ हैं अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनके ग्रंथों के अंश बाद के यूनानी और रोमन लेखकों के वृत्तांतों में हमें या उनके द्वारा जो लिखा गया इतिहास है उससे हमें प्राप्त होते हैं। इन लेखकों के बाद मौर्य दरबार में यूनानी जो राजदूत आए उनसे भी हमें काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं और इनमें जो मुख्य स्थान है वो मेगास्थनीज है और मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई और जो कि मौर्य युगीन इतिहास के विषय में एक महत्वपूर्ण स्रोत है या साधन है। मेगास्थनीज के बाद जो आगे यूनानी राजदूत आए उनमें डायमेकस और डायोनीशियस मुख्य है। बहुत से परवर्ती यूनानी रोमन लेखकों ने सिकंदर के इतिहासकारों, मेगास्थनीज की इंडिका और अन्य स्रोतों के आधार पर भी मौर्य युगीन भारत का विषय में हमें जानकारी दी है और इन लेखकों में हम डायोडोरस को, स्ट्रेबो को, कर्टियस, प्लिनी, प्लूटार्क, एरियन, जस्टिन आदि को हम शामिल कर सकते हैं। इन्होंने भारत के विषय में जो भी लिखा है उसमें मौर्य युगीन जो भारत है उसके विषय में हमें कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन यद्यपि यह जो इंडिका है वो हमें मूल रूप में प्राप्त नहीं है, लेकिन जो परवर्ती यूनानी जो लेखक हैं उन्होंने जो उद्धरण दिए हैं उनमें इसके विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हम उन पुरातात्विक उत्खननों पर बात करते हैं जो कि मौर्य कालीन स्थलों से हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे कि पटना के निकट कुम्भहार और बुलंदीबाग के जो उत्खनन से मौर्य कालीन जो भव्य राजप्रासाद के अवशेष हमको मिले हैं और जो कि मेगास्थनीज के जो विवरण है उनसे मेल खाते हैं। इसी प्रकार से राजगृह, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर, तक्षशिला आदि स्थानों से भी हमें की खुदाई से हमको समकालीन भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम कलात्मक अवशेषों की बात करें तो ये कलात्मक अवशेषों से हमें मौर्य साम्राज्य के
जो वैभवकालीन जो कला है उसके विषय में जानकारी मिलती है। और उस समय की कलात्मक पुरावशेषों में मौर्यकालीन राजप्रासाद, गुहा, विहार, प्रस्तर मूर्तियां और अशोक के स्तंभ आदि मुख्य है। और अब हम बात करते हैं सिक्कों या मुद्राओं के विषय में, जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्य काल की जो रजत मुद्राओं की पहचान हमें जो सारे भारत से या समस्त भारत से जो हमें आहत मुद्राएं मिली थी या पंचमार्क मुद्राएं मिली थी उनसे की जाती है, जिनमें से कुछ को प्राक मौर्य युगीन माना जाता है तो कुछ को मौर्योत्तर युगीन माना जाता है। ये जो आहत सिक्के हैं या पंचमार्क सिक्के हैं, इस पर ना तो किसी शासक का नाम मिलता है, ना ही कोई तिथि ही अंकित है। और इनमें से जो अधिकतर सिक्कों पर केवल वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पशु पक्षी आदि प्रतीक चिन्हों को पंच किया गया है। इन सिक्कों पर कोई भी लेख नहीं होने के कारण इनसे हम तिथि का निर्धारण तो नहीं कर सकते, लेकिन इनके द्वारा हम ये जो प्रतीक चिन्ह हमें मिले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनसे हम उस समय की बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जानकारी हमें मिल सकती है या प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही उपयोगी है। ऐसे सिक्के जिन पर मेरु और चंद्र और मयूर चिन्ह आहत हैं, ये हमें मौर्य द्वारा प्रचलित माने जाते हैं। और ये अधिकतर जो सिक्के हैं ये मौर्य कालीन जो स्थलों के उत्खनन के दौरान हमें प्राप्त हुए हैं।